बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली MPCHO व्यापम का जो MPPV का स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है दिसंबर में, और CRPF का पेपर है। तीनों पेपर दिसंबर में होने वाले हैं। उसके लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज है, जो एटलीस्ट 10 से 12 सीरीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट सीरीज डिस्कस करेंगे जिसमें टोटल 40 MCQs है विथ एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज से मेरा जीके का दूसरा चैनल है, उस पर आपको डेली रात में 8 से 9 बजे के बीच में एक जीके और करंट अफेयर का वीडियो भी मिलेगा, जिससे आपका जो एग्जाम में जीके, जो CHO एग्जाम और जो व्यापम स्टाफ नर्स का पेपर है, CRPF का पेपर है जिसमें जो जीके और करंट अफेयर आने वाला, उसमें एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप उस चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगे। और साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको एटलीस्ट 10 से 20 हजार MCQs तक के वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज सभी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें एनाटमी, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, ऑल ओवर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली नर्सिंग के जो सिलेबस दिया है, इवन टॉपिक बाइज टॉपिक वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग वो वीडियोस भी जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर है जो सही दिया है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। घाव भरने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो वो है विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर मैंने सभी विटामिन के केमिकल नाम लिखे हुए थे जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन C जो वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर जो अर्गोकैल्सीफेरॉल है विटामिन D है, और रेटिनॉल क्या है? विटामिन A। आज के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, HIV वायरस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ। तो जो HIV वायरस की जो संरचना है किससे मिलके बनी हुई होती है? ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो जो HIV वायरस है इसका जो बेसिक किससे मिलके बना हुआ होता है? तो ये बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। HIV वायरस किस कैटेगरी का वायरस है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्शन कॉज्ड इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है? हमने दो तरीके के इन्फेक्शन पढ़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक तो अपर और दूसरा लोअर। तो यहाँ पे आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताना है। ऑप्शन है रेनाइटिस, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस तो जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की लेयर है, कवरिंग लेयर, उसमें होने वाला इन्फेक्शन मेनिंग्स कहलाती है। फेरेंजाइटिस क्या है? अपर एयरवे इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेनाइटिस भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। बट जो ब्रोंकियोलाइटिस है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे टिनी ब्रोंक्यूल्स, उनमें होने वाला इन्फेक्शन है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लंग्स के अंदर। तो इस तरीके से किस कैटेगरी का इन्फेक्शन हो गया? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? C, ब्रोंकियोलाइटिस। नेक्स्ट इज टुडे इज अ। टुडे क्या है? वैक्सीन, मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव या काइंड ऑफ एंटीबॉडी। तो टुडे आपने पढ़ा होगा एक तरीके की क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो गवर्नमेंट में भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसका यदि आपसे केमिकल पूछा जाए कि टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव है, वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसमें जो केमिकल है वो क्या होता है? तो वो है नैनॉक्सिनोल 9। ये आपको याद रखना है। आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट टुडे बस पूछा जाए, हो सकता है कि इसका केमिकल आपसे पूछा जाए, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड इज अ। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम या फिर फ्लूइड। तो अभी हमने रिसेंट में पढ़ा है एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन C। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन B, विटामिन है जो एस्कॉर्बिक एसिड। और ये कौन सा विटामिन है? विटामिन C। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस इज। तो जो फाइलेरियासिस इन्फेक्शन है
उसके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, एम्फेटामाइन, डेप्सोन और डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, जो फाइलेरियासिस के लिए मेनली यूज होने वाली मेडिसिन है वो क्या है? डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए यूज की जाती हैं। तो जो आपको एक सेक्शन दिया हुआ है कि फार्माकोलॉजी से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से फार्मा में से क्वेश्चन आ सकते हैं जो पर्टिकुलर डिसीज है और उनके लिए पर्टिकुलर जो एक मेडिसिन दी जाती है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है? ऑप्शन है बेरियम मील स्टडी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे स्टडी और एंडोस्कोपी। तो पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है वो क्या है? एंडोस्कोपी। नेक्स्ट इज एडवर्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम आपने पढ़े हैं, डाउन सिंड्रोम पढ़े हैं, ट्राइसोमी, तो इसमें कौन से क्रोमोसोम में है जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है एडवर्ड सिंड्रोम में? ऑप्शन है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 और ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 24। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है वो क्या है? वो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम है इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और बात यदि डाउन सिंड्रोम आपसे पूछा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम की जगह, तो आपको मार्किंग करना है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है किसमें डिस्टर्ब होता है? डाउन सिंड्रोम में। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है और एडवर्ड सिंड्रोम को ट्राइसोमी 18 भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट? इनमें से केमिकल डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन है बर्निंग, बॉइलिंग, ब्लीचिंग पाउडर और ऑटोक्लेविंग। तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट पूछा है तो यहाँ पे आप नाम पढ़ के ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से केमिकल क्या लग रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। इज द राइट आंसर इज सी, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज फ्लूइड चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इन अ बर्न पेशेंट इज। बर्न पेशेंट में जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कंडीशन है तो कौन सा फ्लूइड है जो यूज किया जाएगा? ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डीएनएस और जीएनएस। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कंडीशन में जो फ्लूइड यूज किया जाता है वो रिंगर लैक्टेट, आरएल है। जो चाहे वो बर्न पेशेंट के थ्रू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ हो या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कंडीशन प्रेजेंट रहे तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन? इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू किसी दूसरे आदमी को, इंसान को है जो ट्रांसमिट हो सकता है? ऑप्शन है वायरल हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन और डी है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हेपेटाइटिस सी है इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। और हेपेटाइटिस बी क्या है? ब्लड प्रोडक्ट से भी बॉडी में एंटर हो सकता है। मलेरिया भी यदि किसी इन्फेक्टेड मलेरिया पर्सन का ब्लड किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को यदि ट्रांसफ्यूज किया जाए तो उसको मलेरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज यूट्राइन इनर्टिया इजम। यूट्राइन इनर्टिया क्या है? ऑप्शन है डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस, डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस और एब्सेंस ऑफ यूट्रस। तो जो यूट्राइन इनर्टिया की कंडीशन है क्या है? डिसऑर्डर्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उनमें प्रॉब्लम्स होना। ये क्या है? इसको हम एटोनिया की कंडीशन भी कह सकते हैं। एबनॉर्मली इनफेक्चुअल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेबर के टाइम पर क्या हो, डिले लेबर हो या फिर बहुत उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं जितने की जरूरत है, तो क्या कहलाती है कंडीशन? यूट्राइन इनर्शिया। नेक्स्ट इज हाउ मच नॉइस में कॉज मैकेनिकल डैमेज।
मैकेनिकल डैमेज है जो नॉइस की जो कैटेगरी है, जिससे हम इसको नापने की इकाई भी कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, डेसिबल। तो मैकेनिकल डैमेज कितने नॉइस के लेवल से हो सकता है? ऑप्शन है 150 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल और 85 डेसिबल। तो मैकेनिकल डैमेज की कंडीशन हो सकती है 150 डेसिबल से। मैकेनिकल डैमेज कितने नॉइस लेवल से हो सकता है? 150 डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय साइकेट्रिक एंड इज रिगार्डेड एज माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स? तो जो ट्रैंक्विलाइजर की कैटेगरी में कौन सी मेडिसिन है जो यूज की जाती है? ऑप्शन है एंटीमेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और एंटी साइकोटिक। तो यहाँ पर माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स पूछा है, तो ये क्या है? ये एंटी एंजाइटिक मेडिसिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? इनमें से एनआरएचएम का पार्ट है जो कंपोनेंट है वो क्या नहीं है? ऑप्शन है आशा वर्कर, जननी सुरक्षा योजना, अंडर 5 क्लीनिंग और आरसीएस प्रोग्राम। तो आशा वर्कर, जेएसवाई स्कीम और जो आरसीएस प्रोग्राम है सभी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आते हैं, कंपोनेंट हैं इसके। बट जो अंडर 5 क्लिनिक है इसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, अंडर 5 क्लिनिक। नेक्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ? तो फॉर्मेल्डिहाइड और इथिलीन ऑक्साइड किस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं? नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, सॉलिड डिसइंफेक्टेंट्स, केमिकल गैसेस डिसइंफेक्टेंट्स और फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा, जो ओटी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जाने वाली गैस है। यदि आपको इथिलीन ऑक्साइड पता ना हो बट दोनों साथ में दिए हुए हैं तो आप इसको आंसरिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? गैस है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, केमिकल गैसेस डिसइंफेक्टेंट्स। नेक्स्ट इज टोकोलाइटिक ड्रग्स आर सच ड्रग्स विच? तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग हैं जो मेडिसिन है उनका एक्शन पूछा है कि ये किस तरीके से काम करती हैं। ऑप्शन है इंक्रीज जीआई मोटिलिटी, इंक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी, रिड्यूस यूट्राइन मोटिलिटी और डी रिड्यूस द जीआई मोटिलिटी। तो जो टोकोलाइटिक ड्रग्स हैं जनरली कब दिए जाते हैं? प्री टर्म लेबर या फिर प्रीमेच्योर लेबर होने के लिए दिए जाते हैं, ताकि यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस को कम कर सकें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, रिड्यूस द यूट्राइन मोटिलिटी। जो प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, मेच्योर बर्थ के लिए है, जो टोकोलाइटिक एजेंट्स का यूज किया जाता है। और जनरली MgSO4, बीटा मिमेटिक्स और ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट हैं जो यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, रिड्यूस यूट्राइन मोटिलिटी। Next is putting a bitter substance on the nails of kids who used to bite it is an example of which of the following therapy? यदि कोई बच्चा अपने नेल्स खाता है, नेल्स बाइट करता है, तो उसके नेल्स में कुछ भी चिली पाउडर, करेले का जूस या फिर नीम की पत्ती कुछ भी ऐसा कड़वा लगा देते हैं जिससे वो नेल बाइटिंग करना स्टॉप कर दे, तो ये कौन सी थेरेपी का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है फ्लडिंग, एवर्जन थेरेपी, हिप्नोसिस और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो कुछ भी ऐसे चेंजेस करना, कुछ भी बच्चों के नेल्स में इस तरीके से लगाना, तो किस कैटेगरी का एग्जाम्पल होगा? एवर्जन थेरेपी का। नेक्स्ट इज स्प्रिट शुड नॉट बी अप्लाइड एट द प्लेस वेयर द वैक्सीन हैज टू बी इंजेक्टेड बिकॉज? जब भी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है तो उस जगह पर हम क्या करते हैं? स्प्रिट कभी भी नहीं अप्लाई करते हैं। तो स्प्रिट को हम अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन है इट में कॉज हार्मफुल रिएक्शन, इट में प्रोड्यूस नेक्रोसिस, इट में डैमेज लाइव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन वैक्सीन और डी इट्स प्रैक्टिस विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक रीजन। तो स्प्रिट को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं जिस पॉइंट पे आपको, जिस जगह आपको वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि स्प्रिट क्या कर सकता है? तो वैक्सीन के लाइव ऑर्गेनिज्म है उनको मार सकता है, डैमेज कर सकता है, इसीलिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इट में डैमेज लाइव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन वैक्सीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू द हीट इफेक्ट ऑफ हीट? इनमें से कौन सा विटामिन है जो हीट को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी।
तो जो मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन है वो क्या है? विटामिन सी। नेक्स्ट इज अलार्मिंग वैल्यू ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल रिक्वायरिंग आईसीयू एडमिशन इज। आईसीयू में एडमिट करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अलार्मिंग वैल्यू ग्लासगो कोमा स्केल में आपने मैक्सिमम स्कोरिंग 15 तक पढ़ी है, 15 तक, तो उसकी जो ऐसी वैल्यू जो आईसीयू में एडमिट करने की कंडीशन भी ला सकती है किसी क्लाइंट को, क्या होगी? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के देखें हम, सबसे कम स्कोर क्या है यहाँ पर? 8। बाकी सभी एक नॉर्मल रेंज के स्कोर है। मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, मिनिमम 3 होता है, बट 8 से नीचे जब स्कोरिंग आती है तब पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, 8। नेक्स्ट इज एयरवे मैन्यूवर टू ओपन एयरवे रिकमेंडेड इन ट्रॉमा पेशेंट इज। किसी ट्रॉमा पेशेंट के लिए एयरवे ओपन करने के लिए कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाएगा? ऑप्शन है हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जा थ्रस्ट, और डी है यहाँ पर बी एंड सी, मीन्स चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट। तो एयरवे मैन्यूवर जो यूज किया जाएगा ट्रॉमा पेशेंट के लिए वो होगा जा थ्रस्ट मैन्यूवर। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं यदि उसको कुछ भी सर्वाइकल इंजरी हुई होगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इसीलिए कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाएगा? जा थ्रस्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट इज विच ऑब्जर्वेशन इज द न्यूबॉर्न ऑफ अ डायबिटिक मदर वुड रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। किसी डायबिटिक मदर का जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको चेक करना है, क्या चेक करना है जिसके कारण आपको तुरंत नर्सिंग इंटरवेंशन लेने की जरूरत पड़ सकती है? ऑप्शन है यहाँ पर क्राइंग, वेकफुलनेस, जिटरिंग मूवमेंट और डी यार्निंग। जिटरिंग मूवमेंट का मतलब है यहाँ पर जकड़न होना या फिर बहुत ज्यादा हाथ पांव में कपकपाहट होना, इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे यदि किसी भी डायबिटिक मदर के जो न्यूबॉर्न बेबी है उस टाइम पे आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, जिटरिंग मूवमेंट। नेक्स्ट इज पेशेंट इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट इन एक्टिव लेबर। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द नर्स नोट्स अ पेप्युलर लीजन ऑन द पेरिनियम। विच इनिशियल एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पेशेंट जो एक्टिव लेबर की फेज में है उसको डिलीवरी यूनिट में है जो क्या किया गया है? एडमिट किया गया है। जब आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेरिनियम एरिया में आप पेप्युलर लीजन देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द डॉक्टर, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर अ सी सेक्शन और कंटिन्यू प्राइमरी केयर एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि पेप्युलर लीजन आपने देखे हैं तो या तो वार्ड्स की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं या फिर सर्वाइकल कैंसर में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें आपको देखने के लिए जो पेप्युलर लीजन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? तुरंत जाके डॉक्टर को बताना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द डॉक्टर। नेक्स्ट इज द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ अ नॉर्मल इन्फेंट इज। तो नॉर्मल इन्फेंट का जो हेड सर्कमफेरेंस है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, 33 to 35 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल इन्फेंट का हेड सर्कमफेरेंस होगा वो कितना होगा? 33 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट की नॉर्मल पल्स रेट है जो कितनी रहेगी? तो ये होती है 120 से 160 पर मिनट। नेक्स्ट इज a patient of a road traffic accident present with blood pressure 76/34 mm of Hg and pulse 133. He is conscious and oriented. Only injury observed was fracture of long bone of right leg with profusely bleeding wound. What immediate action should be taken? एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, उसका बीपी 76/34 mm of Hg है, पल्स 133 है, कॉन्सियस है, ओरिएंटेड है, मतलब कि उसको होश भी है और सभी चीजों को पहचान रहा है कि वो कहाँ है क्या है, और इंजरी कहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है? लॉन्ग बोन में, राइट थाई की लॉन्ग बोन में, बट वहां पर ब्लीडिंग है। तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन है आईवी फ्लूइड एंड ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड एंड प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक, स्टॉप ब्लीडिंग बाय यूजिंग टॉर्निकेट इन थाई, कॉल द सर्जन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लीडिंग वुंड है, ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले आपको वही स्टॉप करनी होगी, देन आप उसके बाद कोई भी एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? स्टॉप ब्लीडिंग बाय यूजिंग टॉर्निकेट इन थाई। नेक्स्ट इज
A patient with depressed consciousness has lab report blood sugar 586 mg per dl, urine ketone 3+, which IV fluid is preferable। तो एक कीटोन जो एक पेशेंट है डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस की कंडीशन में, उसका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है 586 mg पर डीएल, यूरिन कीटोन भी 3+ है। तो कौन सा आईवी फ्लूइड आप यूज करेंगे उसके जो कीटोन बॉडीज को फ्लश आउट करने के लिए बॉडी से? ऑप्शन है एनएस, डीएनएस विथ इंसुलिन, आरएल विथ इंसुलिन और डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कीटोन बॉडीज भी प्रेजेंट है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या यूज किया जाएगा? नॉर्मल सलाइन एनएस। नेक्स्ट इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज थ्रू ब्लड आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर जो डिसीज है वो सभी ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से जो डिसीज है ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है वो है HIV और हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस ई किसके द्वारा होती है? इन्फेक्टेड फूड, वाटर या फिर फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट इज a patient was diagnosed as a case of pulmonary tuberculosis. He was started anti-tuberculosis therapy. He complained of red color urine. What to do? एक पेशेंट है, उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन डायग्नोस हुई है, उसके लिए एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी भी स्टार्ट हो गई है। वो कंप्लेन कर रहा है कि जो यूरिन है उसकी रेड कलर की जा रही है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन है सेंड यूरिन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, सर्जिकल ओपिनियन और काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी ले रहा है कोई क्लाइंट, तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी में जो रिफाम्पिसिन मेडिसिन होती है उसका एक क्या है? साइड इफेक्ट है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली पेशेंट को समझाना है, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, उसको बताना है कि ये मेडिसिन के कारण ही हो रहा है। ना तो आपको लैब रिपोर्ट की जरूरत है, ना ही यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी की जरूरत है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, क्योंकि रिफाम्पिसिन के कारण जो यूरिन का कलर है रेड हो रहा है। नेक्स्ट इज पेशेंट ऑफ हेमरेजिक शॉक रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। His blood group is B positive. Blood bank informed that following blood group is available. Which blood can be used? तो एक हेमरेजिक शॉक का पेशेंट है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म किया गया है, तो वो कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। कौन सा ब्लड यूज करेंगे? ऑप्शन है ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो क्या होगा? यदि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अवेलेबल होगा तो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, यदि नहीं है तो ओ पॉजिटिव भी ट्रांसफ्यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हम सभी को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के ब्लड ग्रुप वाले लोग हों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु हैज। तो हेमलिच मैन्यूवर किन में यूज किया जाता है और एब्डोमिनल थ्रस्ट तो जो ब्लॉक्ड एयरवे है या फिर फॉरेन बॉडी मटेरियल चला गया हो एयरवे में उसको बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड और इम्पेयर्ड आईसाइट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी, आ ब्लॉक्ड एयरवे। नेक्स्ट इज 1 टीस्पून कंटेन्स हाउ मेनी ml। तो एक टीस्पून में कितना ml प्रेजेंट होता है? तो 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml। Here is the correct answer is B, 5 ml। नेक्स्ट इज फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन व्हाट विल यू डू। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है क्लीन क्लॉथ टू पेशेंट, चेंज बेडशीट डेली, हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर और डी एंटीबायोटिक। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए बेस्ट वे है कि आप कोई भी प्रोसीजर करने के पहले और बाद में तुरंत हैंड वॉश करें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। नेक्स्ट इज व्हाट विल यू डू फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर इन अनकॉन्शियस पेशेंट। यदि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, तो आप उसको प्रेशर सोर से बचाने के लिए क्या करेंगे? फ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज, सॉफ्ट बेड, हार्ड बेड और प्रॉपर हाइड्रेशन। तो अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर बेड रिडन पेशेंट हो, उनको प्रेशर सोर से बचाने के लिए हमें उनकी बार बार जो पोजीशन है उसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए, फ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज।
नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इज बाय। हेपेटाइटिस ए वायरस किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा? ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, एयरबॉर्न और डी नन ऑफ दी अबव। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं? इन्फेक्टेड फूड वाटर के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज बाय। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये किस कैटेगरी का बैक्टीरिया माना जाता है? ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन के लिए है जो जाना जाता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के सही आंसर क्या होगा? सी, एयरबॉर्न। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाय। तो कैंसर का ट्रांसमिशन कैसे होगा? ब्लड प्रोडक्ट से, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से, एयरबॉर्न से या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कैंसर ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 40 का कमेंट बॉक्स में। ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड इज बाय। टाइफॉइड का ट्रांसमिशन कैसे होगा? ऑप्शन है ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, एयरबॉर्न और डी नन ऑफ दी अबव। सो गाइस ये थे टोटल 40 एमसीक्यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।